अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर शहजाद मुस्तफ़ा। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। आप अपनी फ़िज़िक्स की बुक ओपन कर लें। जैसे ही मैं स्टेटमेंट को रीड करूँ आपने समझना है और डाटा को लिख लेना है। उसके बाद अच्छी तरह समझने के बाद वीडियो को रोक कर आपने नोट कर लेना है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक कन्वर्जिंग लेंस से मुराद यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है। और जब भी किसी भी जगह किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी स्टेटमेंट के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो तो इससे मुराद होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा जी, फिर से मैं आपको ये रीड कर देता हूँ, तवज्जो करें। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग ग्लास है इफ़ द नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर एंड लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई। इसका मतलब ये है कि इंसानी आँख के करीब तर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हमारे पास इमेज जहाँ से बनना शुरू होता है, आँख को नज़र आना शुरू होता है, वहाँ पर वो इमेज बन रहा है। तो क्यू की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है। माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप को देखें, पेज नंबर 217 अपनी बुक का आप ओपन करके देखें, यकीनन आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ ही इमेज बनता है। तो वो बनने वाला इमेज हमारे पास क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो ये नेगेटिव का साइन जो है वो वर्चुअल इमेज को शो कर रहा है। या बिहाइंड द लेंस इमेज बन रहा है तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा। नेक्स्ट है जी, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस को हम पी कहते हैं। नेक्स्ट द एंगुलर मैग्निफिकेशन एम फाइंड करनी है। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा तो उस वक्त उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम P फाइंड करते हैं। हमें लेंस इक्वेशन का पता है, लेंस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास F और Q की वैल्यूज़ हैं, उसको यूज़ करते हुए हम P की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1/F। इसको हम रीअरेंज करें, हमें P फाइंड करना है तो इस 1/Q को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, फिर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये 25 की जगह जो है वो हमारे पास साथ माइनस भी है तो इधर आपने माइनस पुट करना है। 1/5 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो 1/25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6/25 आ जाता है। अब ये हमारे पास 1/P 6/25 है। अब इसका इन्वर्स करेंगे P/1 तो यहाँ क्या आएगा 25/6। तो P इज इक्वल टू 25/6 आ गया। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो P की वैल्यू आ गई है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। अब ये बेटा मैंने जो Q की वैल्यू थी ना 25, उसी को मैंने D लिखा है क्योंकि हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है। तो हम उस डिस्टेंस को लेंस से उस इमेज तक के डिस्टेंस को D भी कहते हैं। आप ये पेज नंबर 217 पर देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू D लिखा हुआ है वहाँ पे। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या होगी 25। और मैग्नीफिकेशन फाइंड करते हुए आपने माइनस का साइन नहीं लगाना। ये सिर्फ लेंस फार्मूला के अंदर, लेंस इक्वेशन के अंदर आपने Q के साथ कभी माइनस आता है जब बिहाइंड इमेज बन रहा हो, वर्चुअल इमेज बन रहा हो। तो यहाँ पर जो है वो D सिंपल 25 होगा, -25 नहीं होगा। इसके बाद ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर 1 प्लस D/F, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें तो 1 + 5 तो ये 6 आ जाता है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या आ गई 6 आ गई। इसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है जब हमारे पास Q इन्फिनिटी हो, यानी इमेज का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो। तो इसके लिए अब आप गौर करें, हमारे पास जो फार्मूला होता है बेसिकली मैग्नीफिकेशन का, M इज़ इक्वल टू Q/P होता है। अब ये जो हमारे पास Q है ये तो आ गया D। अब ये P को हमने F लिखा हुआ है, क्यों? इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट। कन्वेक्स लेंस के अंदर ये याद रख लें, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर होता है तो उस वक्त हमारे पास जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पर बनता है, लामहदूद पॉइंट पर जाकर इमेज बन रहा होता है। तो इसलिए हमने P को Q के F के इक्वल रखा
और जो क्यू है वो हमारे पास डी के इक्वल। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, m इन्फिनिटी इज इक्वल टू 25 और 5, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज़ फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर। अब एक टेलीस्कोप की बात हुई है, तवज्जो से आपने पहले देखना है कि क्या क्या डाटा लिखा है मैंने। टेलीस्कोप के अंदर हमारे पास 2 लेंस होते हैं बेटा, एक को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरे को आई पीस कहते हैं। इस डायग्राम पर आप गौर करें, ये जो हमारे पास लेंस होता है इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। इसकी जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है उसको हम f0 कहते हैं। ये आई पीस होता है, इसकी फोकल लेंथ को FE कहते हैं। इसका डायमीटर D0 और इसका डायमीटर DE। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसको समझना है। फिर से पढ़ देता हूँ। ए टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज़ फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर। पहला जो बड़ा लेंस हमारे पास है 96 सेंटीमीटर, तो इसको हम f0 लिखते हैं। एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ सिंपल आई पीस लेंस ऑफ यूज विद द टेलीस्कोप। अब हमारे पास जो दूसरा लेंस आई पीस है यूज़ हुआ है, उसकी फोकल लेंथ, उसका डायमीटर हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट कहा गया है, इफ़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड इज 24 टाइम्स। लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी जो मैग्नीफाई होता है इमेज, वो हमारे पास 24 टाइम्स है। All the light transmitted by the objective from the distant point on the telescope axis is to fall on the eyepiece। ये कहा गया है कि हमारे पास जितनी में से गुजर रही है ऑब्जेक्टिव में से उतनी लाइट आगे आई पीस पर भी पड़ रही है। तो आइए अब हमने इसमें से FE फाइंड करना है। अगर हम गौर करें, हमारे पास टेलीस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है वो होता है f0/FE। हमारे पास f0 की वैल्यू है और m की वैल्यू भी है, तो हम इससे FE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने इसको रीअरेंज किया, उसके बाद वैल्यूज़ पुट की, तो FE की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद बेटा हमने DE की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए पहले इस स्टेटमेंट को गौर से देखें, लिखा है मैंने नोट, रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ द 2 लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंस। हमारे पास 2 लेंसेज हैं, उनकी फोकल लेंथ उसी हिसाब से चेंज होती है जिस तरह उनका डायमीटर चेंज होता है। बढ़ जाए डायमीटर, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, डायमीटर कम हो जाए तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। अगर आप उस डायग्राम में देखें, जो टेलीस्कोप की डायग्राम है, तो उसके अंदर जो आई पीस होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो ये हम लिखेंगे, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द 2 लेंसेज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ्स। तो D0/D, F0/FE, इसको हम DE/D0 भी लिख सकते हैं। इससे हमने इसको रीअरेंज करके लिखा, DE इज इक्वल टू FE/F0 मल्टीप्लाई DE। अब हमारे पास FE की वैल्यू हमने ये निकाली है, 4 है। 4/F0 की वैल्यू गिवन थी 96, और ये उसके बाद हमने D0 की 12 पुट कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो DE की वैल्यू हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो हमारे पास आई पीस है उसके जो डायमीटर है वो हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर आ गया। थर्ड न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। टेलीस्कोप इज मेड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, आई पीस ऑफ 5 सेंटीमीटर, बहुत कन्वेक्स लेंस, फाइंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब फिर से ऑब्जेक्टिव और आई पीस, 2 लेंसेज की बात होगी जब भी टेलीस्कोप की बात होगी, ये बात आपने जहन में रख लेनी है। तो हमारे पास F0 20 सेंटीमीटर दिया गया, FE 5 सेंटीमीटर दिया गया। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमें पता है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। ये 2 चीज़ों की रेशो है ना, इसलिए इसका यूनिट नहीं। न्यूमेरिकल 10.4 है हमारे पास, अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज़ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। अब इसमें भी 2 लेंस होते हैं हमारे पास। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, इसलिए तो इसको क्या है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में उसने कहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है और आई पीस जो है उसकी 5 सेंटीमीटर है। वेयर इज़ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, देखें जी। और इसके बाद कैलकुलेट द एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और इसके बाद हमने एंगुलर मैग्नीफिकेशन इसकी फाइंड करनी है। अब पहला हमसे जो पूछा गया है वो ये है कि हमारे पास इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज कहाँ पर बनेगा। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नॉर्मल एडजस्टमेंट जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, उस पर इमेज हमारे पास जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पर बनता है। अब इसके लिए आप फिर से जो है उसकी डायग्राम को गौर से ज़रा देखें। इस डायग्राम को ज़रा आप देखें, ये हमारे पास इसका फोकस पॉइंट है। ये हमारे पास अगर है तो FE है ना, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक।
अभी इससे जो इमेज बन रहा है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करता है इस लेंस के लिए। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर हो तो हमारे पास इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन इस तरह की जाती है, नॉर्मल जो है वो इसी तरह कंस्ट्रक्ट होती है कि उसका जो फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्टिव से बनने वाला इमेज होता है वो फोकस पॉइंट के ऊपर आता है, यानी इसका जो फोकल पॉइंट है उसके ऊपर। तो हमारे पास जो इमेज बनता है वो लामहदूद पॉइंट पर जाकर बनता है, इन्फिनिटी पर जाकर बनता है। पहली चीज़ पूछी गई है वो ये है, द नॉर्मल एडजस्टमेंट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट ही इस तरह से किया गया होता है। नेक्स्ट हमने जी मैग्निफिकेशन फाइंड करनी थी इसकी। दो क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो मैंने दोनों को ज़रा अलग अलग लिखा है, इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है F0/F, इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारे पास 20 आ जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.5 है हमारे पास। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एट 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। P1 एक हमारे पास, ये डायग्राम भी मैंने बनाई है, इसको देखते जाएं। एक लेंस से हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है और उसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी, अ सेकंड थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर प्लेस्ड को एक्सियल विद द फर्स्ट। यहाँ तक पहले समझे, हमारे पास एक और कन्वेक्स लेंस रखा गया है, जिस एक्सिस पर ये है उसी एक्सिस पर ये है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो फोकल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर उन्होंने दी है, ठीक है जी। एंड 26 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन द साइड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब ये जो लेंस है ना, ये इससे 26 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है, तो हम कहेंगे कि एल की जो वैल्यू सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज वो हमारे पास 26 सेंटीमीटर है। इसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंसेज। अब टू लेंसेज से जो हमारे पास इमेज बन रहा है उसकी पोजीशन आपने बतानी है, यानी Q2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ज़रा देखें, गौर करें इस डायग्राम पर। P1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम L1 है, और इसके बाद जो इमेज बन रहा है वो Q1 है, और ये जो इमेज एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा L2 के लिए, और जो फिर से इमेज बनेगा वो Q2 हमारा यहाँ पर बनेगा I2। अब गौर करें, अगर हमें Q2 फाइंड करना है हमारे लेंस इक्वेशन, लेंस फार्मूला के ज़रिए, देखें P, Q और F तीन वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, तो हमें Q2 फाइंड करने के लिए P2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब P2 फाइंड करने के लिए हमें Q1 की भी ज़रूरत है। क्यों? इस डायग्राम में देखें आप, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ना वो टोटल हमारे पास L है, यहाँ से यहाँ तक का फासला L इज़ इक्वल टू, अगर हम गौर करें तो क्या है, Q1 प्लस P2 है। अब हमारे पास L की वैल्यू मौजूद है, Q1 की वैल्यू हम निकालें, इस फार्मूला में पुट करें तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस P2 की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम लेंस इक्वेशन में Q2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है। सबसे पहले हम Q1 फाइंड करेंगे। देखें जी, अब फर्स्ट L1 पर हम लगा रहे हैं तो उसी की P1 Q1 F1 के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला लिखा। इसको अरेंज करें, 1/Q1 एक तरफ ले आए, उसके बाद वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया, तो हमारे पास Q1 की जो वैल्यू आ जाती है ना वो 18 सेंटीमीटर आ जाती है। गौर से आपने इसकी कैलकुलेशन को देख लेना, खुद से कर लेना। इसके बाद वही आप जब हमारे पास सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज Q1 प्लस P2, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम L1 एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम L2, हमारे पास Q1 प्लस P2 L के इक्वल है। अब Q1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, यहाँ पर पुट करेंगे 26 - 18 तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब P2 की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। अब इस P2 को यूज़ करते हुए हमने जो Q2 है उसकी वैल्यू निकाल। अगेन यूजिंग लेंस इक्वेशन फॉर L2 के लिए जो डाटा हमारे पास है उसके लिए हम लेंस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला को हम लिखेंगे 1/P2 प्लस 1/Q2 इज इक्वल टू 1/F2। अब इसको हम रीअरेंज करें तो ये बेटा Q है, इसको आपने Q2 ही लिखना है। 1/Q2 1/F2 माइनस 1/P2, वैल्यूज़ पुट करेंगे
सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q2 की जो वैल्यू है वो -16 आती है। अब ये माइनस किस चीज़ को शो कर रहा है जी? नेगेटिव साइन शो दैट फाइनल इमेज इज़ वर्चुअल इमेज। जो फाइनल इमेज हमारे पास बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखें तो शुरू में जब मैंने डाटा के नीचे डायग्राम बनाई तो जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है, मीन बिहाइंड द लेंस हमारे पास इमेज बन रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन इसके साथ है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था 10.5। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.6 है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंस होते हैं, F0 और FE हमारे पास फोकल लेंथ दी गई हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 1.2 सेंटीमीटर फ्राम द ऑब्जेक्ट लेंस P1। अभी पहले लेंस से हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है 1.2 सेंटीमीटर है। इफ़ द वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड, अब जो हमारे पास इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। टोटल उन दोनों से जो बन रहा है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमें इमेज नज़र आ रहा है वो ये है। तो हम Q2 के लिए जो लिखेंगे कि ये -25 है। कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ द लेंस एंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमने सेपरेशन फाइंड करना है L और मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। L का तो आपको पता ही है कि हमारे पास Q1 + P2 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास Q1 की वैल्यू भी नहीं है, P2 की वैल्यू भी नहीं है, तो हमें Q1 और P2 पहले फाइंड करना है, उसके बाद फिर हम जो है वो L फाइंड कर पाएंगे। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी, इसी तरह लिख लेना है आपने भी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, Q1 फाइंड करने के लिए लेंस इक्वेशन लिखेंगे। बिल्कुल आपने जो है वो इसको आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि आप काफ़ी पीछे क्वेश्चन में लेंस इक्वेशन का यूज़ कर चुके हैं। अब जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं या ऑब्जेक्ट लेंस है, उसके लिए फार्मूला 1/P1 + 1/Q1 = 1/F0, उसकी फोकल लेंथ F0। अब हम इसको अरेंज करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 0.2 1.2, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास 1/Q1 है ना, इसको इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास Q1 = आ जाएगा 1.2/0.2। सॉल्व करने से हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या आ गई है, 6 सेंटीमीटर हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने P2 फाइंड करना है। तो अब हम जो हमारा सेकंड लेंस है उसके लिए फार्मूला 1/P2 + 1/Q2 = 1/FE। इसको अरेंज करेंगे, 1/P2 को एक तरफ लाएंगे, 1/FE - 1/Q2। अब हमारे पास Q2 की वैल्यू -25 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। FE की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 28/7 और 5। अब ये 1/P2 था तो P2 क्या बन जाएगा, 75/28। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, इसका आंसर बनता है 2.7 सेंटीमीटर। लें जी, अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अंदर आपने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गई, 8.7 सेंटीमीटर। अब हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है बेटा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बेसिकली होता है वो होता है M = M1 और M2। अब M2 जो है वो ये फार्मूला और M1 Q1/P1 जो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने यूज़ किया। तो आप Q1 और P1 लिखेंगे फर्स्ट लेंस के लिए और M2 के लिए ये फार्मूला। इसमें आप Q1 P1 D और 3 की वैल्यू, अब D हमारे पास क्या है, जो Q की वैल्यू है वही हमारे पास D की वैल्यू है, तो ये हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 47। ये आपने अच्छी तरह से इसकी कैलकुलेशन को देख लेना है। तो हमने दो ही चीज़ें फाइंड करनी थी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.6। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.7 है हमारे पास। सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर यूज टू ये ऑब्जेक्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप विद अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 0.9 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दी गई है हमारे पास लाइट की, तो वो हम उसके नैनो में है तो चेंज कर लेंगे मीटर के अंदर। उसके बाद अपर्चर का आ गया तो इससे हमारा डायमीटर ऑफ लेंस है, ये हमारे पास 0.90 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर है तो मीटर में 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। तो इसके बाद ये हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन हमने फाइंड करना है। इसके बाद दूसरा कहा गया यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। मैक्सिमम हमारे पास जो रेजोल्यूशन का एंगल होगा वो भी हमने बताना है इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम इसका फार्मूला देखें तो हमारे पास फार्मूला है ए। अब लिमिटिंग एंगल ए मिनिमम 1.22 λ/,
डी। इसमें हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है। पुट करेंगे, सॉल्व करने से हमारे पास लिमिटिंग एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है कि हाँ अपने मैक्सिमम जो एंगल ऑफ रेजोल्यूशन है वो बताना है, लिमिटिंग एंगल। तो फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आप क्या करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे। तो सोडियम लाइट की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है कम से कम, वो आपने याद रखनी है और इसी को पुट करना है। आपने वही फार्मूला आपने लिखना है, वैसे ही आपने लैम्डा प्राइम की वैल्यूज पुट करनी है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो एंगल है वो आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.8 है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5 कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। दोनों की फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, मैग्नीफिकेशन दी गई और उन दोनों के लेंसेज का सेपरेशन दिया गया। हमें एक फार्मूला पता है जी, L इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक है जी। इसमें हम एल की वैल्यू पुट करके ये एक इक्वेशन बना लेंगे। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए उसका फार्मूला एम इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एफ ई है। इस फार्मूला में एम की वैल्यू पुट की तो हम इसको अरेंज करके एफ नॉट का एक फॉर्म बना सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन 2 बनी है, इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 के अंदर यूज़ करें तो हमारे पास एफ नॉट की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5FE। अब इस इक्वेशन के अंदर एफ नॉट नहीं है, सिर्फ FE ही है, एक ही अननोन वैल्यू है। तो हम इससे फाइंड FE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस 6 को इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास FE की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एफ नॉट भी फाइंड करना था, तो जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई है उसके अंदर हम FE की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एफ नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.9 है, a glass light pipe in air will totally internally reflect a light ray if its angle of incidence is at least 39. What is the minimum angle for total internal reflection if pipe is in water? दो बातें इसके अंदर की गई हैं। पहली बात यह है कि एक जो हमारे पास ग्लास लाइट पाइप है उसमें हमारे वो हवा के अंदर रखा हुआ है, यानी फॉर ग्लास एयर इंटरफेस वाला डाटा हम लिखेंगे कि हमारे पास θ1 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ग्लास में से लाइट निकल रही और इन एयर जो है वो जा रही है, तो θ1 हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस 39 है और वो कहता है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, तो θ2 की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री होगी। अब जो सेकंड हमारे पास मीडियम है वो एयर है, तो N2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वो 1, तो N1 हमने फाइंड करना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इतनी बात। इसके बाद उनका व्हाट इज़ द मिनिमम एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम कितना होगा जिस पर लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए अगर हम उसको ग्लास को जो पाइप है उसको हम पानी में रख दें, वाटर के अंदर रख दें। फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस N2 की वैल्यू 1.3 दिन, वाटर है सेकंड मीडियम, तो उसमें हमारे पास N2 की वैल्यू क्या होगी 1.33, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.33 होता है और θ2 हमारे पास 90 डिग्री होगा। θ1 या θC क्रिटिकल एंगल जो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, N1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें जो N1 होगा ना वो हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है उसको यूज़ करना है यहाँ पर। लें जी, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट डाटा हमने लिखा था, डाटा आपने पहले लिख लेना है, उसके बाद इसको तवज्जो से देखना है। हमारे पास वही नाउ दैट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमारे पास N1 sin θ1 N2 sin θ2, θ1 से मुराद वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल और θ2 हमारा 90 डिग्री, ये हमारे पास साइन 91 के इक्वल होता है। तो इस N1 को यहाँ रहने दें, साइन θC को जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे हमारे पास N1 इज इक्वल 1 ओवर साइन θC। अब साइन θC की हमारे पास जो वैल्यू है थीटा की वो 39 है, पुट करेंगे कैलकुलेटर से, उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद 1 को डिवाइड कर देंगे 0.629 से, तो हमारे पास N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पाइप हमारे पास 1.59 आ जाएगा। इसको फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस वो सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास N1 की वैल्यू जो हमने ग्लास पाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया वो होगी और N2 हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, θ1 θC होगा और θ2 हमारे पास उसी तरह से 90 डिग्री होगा। टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करने के लिए कितना क्रिटिकल एंगल या हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको और यहाँ हमारे पास बन जाएगा 0.84 और इसके बाद इसमें इन्वर्स लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो θC हमारे पास क्या आ जाता है 57 डिग्री। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.9।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.10 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तवज्जो से आपने इसको देखना है, मुश्किल नहीं है, आसान ही अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आर 1.6 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। लें जी, कोर एंड क्लैडिंग की पहले बात हुई है ना, तो फॉर कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 मैंने लिख लिया है जी। अब हमारे पास जो है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो हमारे पास जो θ2 की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। हमने क्या करना है जी, क्रिटिकल एंगल, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस वो फाइंड करना है जिस पर हमारे पास वो लाइट टोटली इंटरनली जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द एयर ऑफ अ रे विच एंटर द फाइबर एंड इज इंसिडेंट ऑन द क्रिटिकल एंगल ऑन द इंटरफेस। अब इस डायग्राम को ज़रा आप गौर से देखें। ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, ये एक कोर है और ये क्लैडिंग है। पहली बात उन्होंने ये किया है कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा θ1 कि वो हमारे पास टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करे। अब इसके बाद N1 N2 हमारे पास, तो हम इस पर सबसे पहले तो कोर और क्लैडिंग इंटरफेस पर क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो गौर करें ज़रा इस पर। एज वी नो दैट स्नेल्स लॉ N1 N2 θ1 θ2 सब चीज़ें हमें पता है। हमने θ1 जो है वो फाइंड करना है, θ1 θc के इक्वल, θ2 की वैल्यू 90, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पर 1.4 N2 की वैल्यू और N1 की वैल्यू 1.6 है, तो ये हमारा 0.87, इन्वर्स लेंगे तो 61। अब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल ये वाला बन रहा है ये 61 डिग्री हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो कोर एंड क्लैडिंग पर क्रिटिकल एंगल ऑफ आर इंटरफेस कोर एंड क्लैडिंग है वो हमारे पास 61 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद आपने क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास θ2 प्राइम की वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड करनी होगी कि रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा। अब ज़रा गौर करें, लाइट यहाँ से आती है, इस पर पड़ती है, तो ये रिफ्रैक्ट हो रही है ना, तो ये हमारे पास हम पहले फाइंड करेंगे θ2 प्राइम। वो फाइंड करने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देखें हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस, अगर आप जो है मैथ समझते हैं, बेहतर है आपका मैथ, तो 2 पैरेलल लाइंस है ना, तो जो एंगल यहाँ बनता है वही यहाँ, जो एंगल यहाँ बन रहा होता है वही यहाँ पर बन रहा होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने ये जी लिखा है, हमारे पास जो एंगल यहाँ बन रहा है ना वो एंगल इधर बन रहा है। इसके अलावा एक और तरीक़ाकार भी इसका है कि ये एक ट्राइंगल नज़र आ रही है आपको, ये एंगल 61 डिग्री है और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। 61 डिग्री और 90 डिग्री को प्लस करें, टोटल सम 180 होता है, उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो है इसका आंसर आ जाता है। लेकिन मैंने इसको क्या किया है, इस टोटल 90 में से 61 माइनस करें तो ये वाला एंगल आता है, ये 29 डिग्री आ रहा है ना हमारे पास, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, 29 डिग्री हो गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो आपने सबसे पहले ये फाइंड करना है। उसके बाद अब N1 प्राइम हमारे पास, देखें इधर बाहर एयर है, इस मीडियम के लिए हमारा N1 प्राइम तो इन एयर है तो 1 होगा। और अब N2 प्राइम देखें, यहाँ पर एयर और फाइबर कोर की बात हो रही है, क्लैडिंग की बात नहीं होगी। तो ये जो हमारा N1 था ना, अब ये N1 हमारे पास N2 प्राइम के तौर पर हम यूज़ करेंगे। तो N2 पर हमारे पास क्या हो गया, 1.6 लें जी। इसके बाद वैसे ही जैसे पहले वाला किया, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 प्राइम हमने फाइंड करना है। स्नेल्स लॉ लिखेंगे, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको एक तरफ, बाकी तमाम वैल्यूज़ दूसरी तरफ सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो एंगल एट द एंड बन जाता है θ1 प्राइम 51 डिग्री बन जाता है। इस क्वेश्चन की आपने स्टेटमेंट को समझना है और इस डायग्राम को समझना है, दो बातें इसके अंदर बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तवज्जो से पहले इस डायग्राम को समझ लेना है कि कौन सा एंगल हम फाइंड करना चाह रहे हैं, कौन सा एंगल हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, कौन सा क्रिटिकल एंगल यहाँ पर है और कौन सा हमने N1 और कौन सा N1 प्राइम यूज़ करना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.10। अगर आपको कोई बात समझना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।